राम राम भाई सारे साथियों ने। साथियों, आज मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन साथियों ने अपनी मांगों को लेकर के सड़कों के ऊपर प्रदर्शन किया और अपनी एकजुटता का यानी कि अपनी एकता की ताकत का प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर के सरकार तक पहुंचे। तो इसके लिए आप सभी साथियों का बड़ा आभार। और इसी प्रकार से आप अपने डीएससी समाज की एकता को बनाए रखें, क्योंकि साथियों जब एक संगठन की शक्ति जब समाज के अंदर पैदा हो जाती है, जब संगठन मजबूत हो जाता है तो राजनीतिक पावर भी अपने आप आ जाती है। और अभी साथियों सरकार ने आपकी मांगों को माना और उसके लिए काम भी किया। अरे आप सब ने वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये सब आपने देख ही लिया होगा। और यदि नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में आपको वो वीडियो देखने के लिए मिलेगी और आप उसको देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डीएससी समाज के लिए क्या कहा है। तो साथियों उस विषय के ऊपर हम बाद में जाएंगे, लेकिन आज मैं आप सबसे एक और बात आपसे रखना चाहता था। अब मैं आप सबसे एक और निवेदन करता हूं कि अभी हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, अभी हमारी लड़ाई और बाकी है। क्योंकि साथियों पहले तो हमें शैक्षणिक स्तर के अंदर अपने अधिकार मिले हमारे बच्चों को, फिर उसके बाद हमने नौकरियों के लिए मांग की। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आता है तो हमारे समाज ने इसके लिए सरकार से मांग की, सरकार ने इसके ऊपर काम भी किया। और दूसरा हमारा अब एजेंडा क्या रहेगा साथियों, अब हमारी मांग रहेगी, अभी हमें एक और मांग रखनी है। वो मांग क्या कि हमें प्रतिनिधित्व के अंदर भी समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी दोस्तों, जितने भी राजनीतिक साथियों हमारे हरियाणा के अंदर अनुसूचित जातियों की जो रिजर्व सीटें हैं विधानसभा की, वो 17 सीटें हैं। में से 17 में से डीएससी समाज की 9 सीटें बनती हैं दोस्तों। तो हमें अब सभी राजनीतिक दलों से ये मांग करनी है कि हमारे डीएससी समाज को 9 टिकटें दी जाएं, 9 सीटें दी जाएं। बीजेपी से भी हमारी 9 सीटें मिलनी चाहिए, कांग्रेस से भी और अन्य पार्टियों से भी। तो साथियों अब हमें ये मांग रखनी है अपने प्रतिनिधित्व की, क्योंकि साथियों जब हमारे पास संगठन की शक्ति आ जाती है तो फिर राजनीतिक पावर भी हमें चाहिए होती है। और राजनीतिक पावर जब आ जाती है तो तब समाज का विकास होना अपने आप शुरू हो जाता है। राजनीतिक पावर हमारे पास आनी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारे पास 9 सीटें बनती हैं हमारे समाज की। तो 9 सीटें हमारे को मिलनी चाहिए हरियाणा के अंदर। अब ये मांग हमारे को रखनी है। और दूसरे साथियों, जिस प्रकार से आप सब ने ये एकता दिखाई वर्गीकरण को लेकर के, जो आपने ये मुद्दा उठाया, पूरा सड़कों के ऊपर आप सब ने प्रदर्शन भी किया और ये अपनी मांग अपनी उठा करके लेके गए सरकार तक, और ये मैसेज पूरे भारत के अंदर गया। और हरियाणा को देख करके भी जो यूपी के अंदर जो हमारे वंचित अनुसूचित जाति हैं, तो उनके अंदर भी जागृति पैदा हो गई। तो उन्होंने भी अपनी सरकार से मांग रखनी शुरू कर दी है अनुसूचित जाति में वर्गीकरण की। और साथियों इसी प्रकार से आप अपनी एकता दिखाते हुए जो विधानसभा चुनाव, अब जो चुनाव तो आ ही चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर हम हमारे सभी डीएससी समाज को पूरी एकता के साथ सरकार के पक्ष में वोट डालना चाहिए साथियों। क्योंकि साथियों अब आप इसको हल्के में मत लीजिएगा और नहीं आप इससे ये समझिएगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ। साथियों ये बीजेपी का प्रचार नहीं है, ये सिर्फ हमारे समाज के अधिकारों और हक की लड़ाई के लिए है दोस्तों। क्योंकि साथियों आप सब ने देखा कांग्रेस ने ही हमारे अधिकारों को छीना था, क्योंकि अब जो हरियाणा के अंदर यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री कौन होगा आप सभी जानते हैं। और जिसने हमारे पहले अधिकारों को छीन लिया तो वो बाद में हमारे अधिकार कैसे दे देगा। और यदि हम ये भी मान लेते, पर लेकिन आप देखिए जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है वर्गीकरण का, क्या विपक्ष के किसी एक भी नेता ने आपके डीएससी समाज के अधिकारों के लिए कोई एक भी शब्द बोला है? यदि एक भी किसी नेता का यदि बयान है विपक्ष वाले नेताओं का
तो आप बता दीजिए। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप इसे साबित कर सकते हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बात बोली क्योंकि वो तमाम घोषणाएं करते हैं, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, हम सरकारी नौकरियां देंगे, हम ऐसा करेंगे, इस प्रकार की घोषणाएं न जाने कितनी करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने डीएससी समाज क्या वंचित समाज के लिए कोई घोषणा की? क्या हम वंचित समाज के अधिकारों को भी हम देंगे यदि हमारी सरकार बनती है? विपक्ष के किसी भी नेता ने ऐसा नहीं बोला है दोस्तों। केवल ये बात बोलने वाले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आपके इन अधिकारों के लिए उन्होंने काम, और यदि 10 दिन और आचार संहिता नहीं लगती तो ये आपका कानून बन जाता है दोस्तों, क्योंकि सीएम को खुद नहीं पता था कि 16 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि अभी सरकार का 1 महीना बाकी था, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी। तो दोस्तों इसलिए विपक्ष ने आपके अधिकारों के लिए एक भी शब्द नहीं बोला है। इसीलिए साथियों, आप अपनी शक्ति को, अपने पावर को वोट के माध्यम से जरूर दिखाएं। यदि आप एकजुट होकर के एकता के हिसाब से यदि आप वोट डालते हैं, एक होकर के यदि एक तरफ आप वोट डाल देते हैं, तो ये हरियाणा के जो समीकरण एकदम से बदल जाएंगे और तब इन लोगों को आपकी ताकत का पता चलेगा, तब पता लगेगा डीएससी समाज की कितनी बड़ी ताकत है। तो इसीलिए इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आपके अधिकारों के लिए भी, यदि आप चाहते हैं कि आपके अधिकारों की रक्षा हो, आने वाला आपके बच्चों का भविष्य यदि बने, और आप चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर दोबारा से वर्गीकरण लागू हो, और आप चाहते हैं कि आपको प्रतिनिधित्व के अंदर भी समानता का अधिकार मिले, तो ये काम सिर्फ भाजपा कर सकती है। क्योंकि साथियों इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि भाजपा को भी अपने वोट बैंक बनाना है। अब भाजपा को वोट बैंक बनाने के लिए उनको अब डीएससी समाज की ताकत का पता लग चुका है, क्योंकि उनको पता है कि ये डीएससी समाज के लिए यदि हितों के लिए यदि हम काम करते हैं तो ये पूरा का पूरा डीएससी समाज हमारे पक्ष में आ सकता है। तो इसीलिए भाजपा की भी मजबूरी है और वो आपके अधिकारों के लिए ज़रूर काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक समाज जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ा है, तो साथियों वो कभी भाजपा को वोट नहीं देता। ये भी एक सच्चाई है और ये भाजपा अच्छी प्रकार से समझती है, वो अच्छी तरह से जानती है कि वो समाज हमारे को वोट नहीं देता। इसलिए जो उनको वोट दे सकता है तो वो उन्हीं के लिए काम कर सकते हैं। तो साथियों मैं तो आज की वीडियो में आपसे सिर्फ यही चर्चा करने आया था और आशा करता हूँ आप सभी को ये बात अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, और आप फिर अपनी लड़ाई को इसी प्रकार से जारी रखेंगे। और आप सब ने आपके सबके प्रयासों को फिर से आभार। और आप वीडियो के माध्यम से देखिए किस प्रकार से हरियाणा के सीएम ने क्या बोला है। अन्य अनुसूचित जातियों में जैसे चमार है, रेगर है, रायगर है, रामदासी है, रविदासी है, बलही है, बटाई है, मोची है, जाटव है, ये अन्य अनुसूचित जातियों में शामिल हैं। वंचित अनुसूचित जातियों में जैसे वाल्मीकि है, धाणक है, ओड है, बाजीगर है, मजहबी है, मजहबी सिख है, इसके साथ साथ 36 अन्य जातियां भी हैं जो इसके अंदर वंचित अनुसूचित जाति में शामिल हैं। हरियाणा में आज सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 20% कोटा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आयोग ने यह सिफारिश किया, मैं आयोग की बात कर रहा हूं। आयोग को हमने पिछले कैबिनेट के अंदर भेजा था। आयोग ने यह सिफारिश की है कि इसका आधा प्रतिशत यानी 10% वंचित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता, अगर उससे नहीं मिलता, तो उस स्थिति में अन्य अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से उस पोस्ट को भरा जाए, चयन किया जाए उसका। ये उसके अंदर उन्होंने सिफारिश की है। इसी प्रकार
उपलब्ध 20% कोटे में से आधा प्रतिशत यानी 10% कोटा अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी अन्य अनुसूचित जाति में से नहीं मिलता तो उस स्थिति में वंचित अनुसूचित जातियों से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। हाँ जी, इधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, दोनों भी खाली ना पोस्ट रहे जो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ यही था, यही संदेश आप तक पहुंचाना चाहता था और आशा करता हूं आप सबको ये बात अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।